सुबह सवेरे का वक्त था। लोग सहरी कर कर आराम कर रहे थे, लेकिन उस घर में एक शख्स जाग रहा था। वो जानता था कि आज कोई क्राइम होने वाला है। बस इंतजार में था, उस लम्हे का जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहा था। अचानक आहट की आवाज सुनाई देती है। दरवाजे खुले हुए थे, रास्ता बिल्कुल साफ था, या अगर मैं यूं कहूं कि रास्ता साफ किया गया था तो गलत नहीं होगा। तीन लोग घर में दाखिल हुए। अच्छी तरह घर के सारे कमरों को चेक किया गया, कौन कहां सो रहा है, और मुबैना तौर पर उस घर में कोई था जो उन डकैतों के साथ मिला हुआ था। मगर वो ऐसा क्यों कर रहा था? उनके हाथ में पिस्टल थी। तीनों डकैत सुबह के वक्त वो वारदात अंजाम देकर गए जो वो करना नहीं चाहते थे। वो तो बस सोना और जेवरात लूटने आए थे, लेकिन सिर्फ एक जुमले ने उन तीन लोगों की जान ले ली, और वो जुमला ये था कि ये हमें पहचान चुके हैं, अब इन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाना पड़ेगा। आज मैं आपको एक ऐसी क्राइम स्टोरी बताने जा रही हूँ जिसमें मुल्जिम को अदालत ने सजाए मौत तो सुनाई, मगर उसे मौत ना आई। ये कहानी क्या है, चलें शुरू करते हैं। ये कहानी है 1998 की। ये वो दौर था जब पाकिस्तान में अभी मोबाइल फोन इतने आम नहीं थे। लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से बात करने के लिए भी पीसीओ का सहारा लेते थे। उस दिन अचानक ईदी हेडक्वार्टर में टेलीफोन पर कॉल आती है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ईदी हेडक्वार्टर से असलम सिद्दीकी बात कर रहा हूँ। बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सर मैं मलिर के इलाके सऊदाबाद से बात कर रहा हूँ। एक घर से 3 लाशें मिली हैं, जिसके अंदर एक खातून की भी है। कोई कॉल पर इत्तला देता है कि सर मलीर के इलाके सऊदाबाद में एक घर से 3 लाशें मिली हैं, जिनमें एक खातून की लाश भी है। ये कॉल ना सिर्फ ईदी के हेडक्वार्टर में आई, बल्कि एक और शख्स भी था जिसे ये खबर देने के लिए कॉल आई, और वो थे कराची के क्राइम रिपोर्टर फहीम सिद्दीकी। बाइक स्टार्ट की और सऊदाबाद की तरफ रवाना हो गया। इलाके में पहुंचा तो एक गली में पुलिस की मोबाइलें और ईदी की एम्बुलेंसें खड़ी थीं। वो एक पतली सी गली थी, और गली में ही एक घर के सामने बहुत सारे लोग जमा थे। इस भयानक कत्ल में सबसे ज्यादा खौफनाक बात पता है क्या थी? लाशों के आसपास का मंजर एक खूनी तालाब की तरह था। पहले कमरे में एक लाश पड़ी थी, दूसरे कमरे में एक और मर्द की लाश थी। हाथ पांव बंधे हुए, मुंह पर टेप लगाकर बांधा गया था, और गला बुरी तरह से कटा हुआ था। ये एक ऐसा कत्ल था जिसमें कातिलों ने सुई बराबर भी सुराख नहीं छोड़ा था। वो बहुत ही शातिर दिमाग थे। उस कत्ल के बाद होना क्या था? बस पूरे इलाके में खौफ फैल गया। फौरन पुलिस को कॉल की गई। पुलिस मौके वारदात पर पहुंची। लाशों की हालत देखकर पुलिस ने मुकदमा कत्ल यानी आम दफा 302 नहीं लगाई, बल्कि इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट लगाकर मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू की। मगर यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आता है। वारदात के चंद लम्हों बाद एक लड़की सामने आती है, जिसका नाम था अस्मा नवाब। उम्र होगी तकरीबन 16 से 17 साल। अस्मा नवाब खुद को मकतूलीन यानी जिन 3 लोगों का कत्ल हुआ उनका वारिस बताती है। वो कहती है कि जो मेरे घर से लाशें मिली हैं वो मेरे माँ, बाप और भाई की हैं। पुलिस को सबसे पहले अस्मा पर ही शक हुआ, और सारी इन्वेस्टिगेशन का रुख उसी की जानिब घूम गया। मगर क्यों, ये भी आपको पता चलेगा, क्योंकि अस्मा नवाब की लव स्टोरी ही असल पॉइंट है। दरअसल कहानी कुछ यूं है कि अस्मा नवाब एक लड़के से मोहब्बत करती थी, जिसका नाम था फरहान। फरहान उसके मोहल्ले में रहता था। दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई, और दोनों शादी के बंधन में बंधना चाहते थे। जब अस्मा ने ये बात अपने माँ बाप को बताई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वो एक आवारा लड़का है, तुम्हारी शादी इससे नहीं हो सकती। दूसरी तरफ फरहान को भी अपनी मोहब्बत पर यकीन था, और वो बाकायदा रिश्ता लेकर अस्मा के घर पहुंच गया। अस्मा नवाब के माँ बाप ने ये रिश्ता ठुकरा दिया। सिर्फ यही नहीं, अस्मा के भाई आसिफ ने फरहान को मारा भी जिस वक्त फरहान अपनी फैमिली के साथ रिश्ता लेकर आया। फरहान के मुताबिक उस घर में अस्मा नवाब के भाई ने उसकी तजलील की, बेइज्जती की। फरहान उस वक्त तो खामोशी से घर से निकल गया, लेकिन बदले की आग उसके अंदर भड़कती रही। बस उसे थी एक मौके की तलाश, और अस्मा की माँ ने अस्मा पर फरहान से मिलने की पाबंदी भी लगा दी थी। ये बात भी फरहान को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। यहाँ तक कि अस्मा की फैमिली ने घर का फोन भी कटवा दिया, ताकि दोनों का राब्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मगर राब्ता तो खत्म नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता अस्मा के माँ बाप और भाई का दुनिया से हमेशा के लिए राब्ता खत्म हो गया।
पुलिस फाइल और मुल्जिमों के दिए गए बयान के मुताबिक 30 दिसंबर 1998 की सुबह 7 बजे 3 लोग सऊदाबाद इस घर के सामने पहुंचे, जहां चंद घंटों बाद अस्मा नवाब के भाई, बाप और मां का कत्ल होने वाला था। घर का दरवाजा गैर मामूली तौर पर खुला हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर अंदर आने का रास्ता साफ किया हो। तीनों खामोशी से अंदर दाखिल हुए। एक कमरे में अस्मा की माँ और बेटा आसिफ गहरी नींद सो रहे थे। दूसरे कमरे में अस्मा का बाप गहरी नींद में था। ये तीनों पिस्टल के साथ अंदर आए। दरअसल अस्मा की फैमिली को जान से मारने के लिए नहीं आए थे, वो तीनों तो बस डकैती की वारदात करने के लिए आए थे। मगर किसी के कहने और उकसाने पर मुल्जिमान तीनों लोगों का कत्ल कर बैठे, वो भी भयानक तरीके से कि इंसान की रूह कांप जाए। रमजान का बाबरकत महीना था। सहरी के बाद अस्मा की फैमिली आराम कर रही थी। घर में सबने रोजा रखा हुआ था। अचानक 3 लोग घर में दाखिल हुए। पिस्टल को अस्मा की मां के सर पर रखकर उसे जगाया गया। उसी दौरान मुल्जिम ने अस्मा के भाई को काबू में कर लिया और हाथ पांव बांध दिए, मुंह में रुई ठूंस दी। उसके बाद मुल्जिमान ने सोचा कि अस्मा के बाप को भी बांधना पड़ेगा। अगर इस शोर से वो जाग गए तो सब के सब फंस जाएंगे। कुछ लम्हों बाद अब अस्मा के बाप की बारी थी। उनके भी हाथ पांव बांधकर उसी कमरे में एक कोने में फेंक दिया गया। अस्मा की फैमिली ने घबराहट, हैरत और बेबसी के आलम में शोर मचाने की बहुत कोशिश की, मगर हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठूसा गया था, तो वो कुछ ना कर सके। अब बारी थी लूटमार की। घर की कीमती अशिया समेटी जाने लगी। घर में रखा सोना, कैश, जेवरात सब साफ कर लिया गया, मगर एक अलमारी का ताला ना खुल सका। चाबी मांगी गई, मगर जो चाबी अस्मा की मां ने दी वो चाबी ताले में फिट नहीं हुई। उन्हीं में से एक डकैत ने पिस्टल सीधी अस्मा की मां की कनपट्टी पर रखी। वो ट्रिगर दबाने ही वाला था कि ताले की असली चाबी भी दे दी गई। अलमारी खुली, नकद, रकम और सोने के जेवरात निकाले गए। घर वाले हैरत और खौफ के आलम में थे कि ये सब कुछ इतने मंसूबाबंदी से कैसे हो रहा है। उसी दौरान एक ऐसा लम्हा आया जिसने इस डकैती की वारदात को कत्ल में बदल दिया। केस फाइल में दर्ज बयान के मुताबिक जब तीनों मुल्जिमान डकैती करने के बाद घर से निकलने की तैयारी कर रहे थे तो अचानक किसी ने कहा, ये हमारे चेहरे देख चुके हैं और ये हमें पहचानते भी हैं। अगर बाद में पकड़े गए तो सारी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। और थोड़ी ही देर बाद मुल्जिमान ने तीनों को तेज धार आले की मदद से ज़िबा कर दिया। लेकिन आपका सवाल होगा कि मुल्जिमान तो पिस्टल अपने साथ लेकर आए थे, तो उन्होंने चाकू का सहारा क्यों लिया? इस सवाल का जवाब भी आगे आपको मिलेगा। खैर, सऊदाबाद के इस घर में चंद लम्हों बाद ही 3 लाशें थीं। मुल्जिमान वहां से ऐसे फरार हुए कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था और ये केस कराची की तारीख का सबसे हौलनाक केस बन गया। और इंस्पेक्टर ममरेज खान, जिसके अंडर इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मौका वारदात से सारे सबूत इकट्ठे किए गए। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई। मौका वारदात से कत्ल का आला भी बरामद हुआ और मजीद शवाहिद भी इकट्ठे किए गए। बज़ाहिर पुलिस को ये अंधे कत्ल का केस लग रहा था। मुजरिम इतने शातिर थे कि उन्होंने अच्छे से एविडेंस मिटाए, बस कत्ल का आला वहीं जानबूझकर छोड़ा गया, क्योंकि ये भी उनकी अगली चाल थी। पुलिस ने हर तरफ छानबीन की। सबसे पहले अस्मा के सामने आने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। अस्मा ने कहा कि सर, मेरे वालिदैन, मेरी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी है और आप मुझी से सवालात कर रहे हैं। मैं तो उस दिन घर पर मौजूद ही नहीं थी। उसने पुलिस को बताया कि मैं तो सुबह कॉलेज गई हुई थी, इम्तिहानात होने वाले थे और मैं इम्तिहान का फॉर्म जमा करवाने गई थी। मुझे वारदात के बारे में जैसे ही पता चला तो मैं फौरन घर पहुंची, तो घर में वालिदैन और भाई की लाशें पड़ी थी। मेरी हर चीज, मेरे माँ बाप गए तो गए, मेरी चीजें भी, उनकी निशानियां, उनकी यादें, उनकी बातें, पुलिस ने अस्मा को शक की बुनियाद पर दिसंबर के महीने में ही गिरफ्तार कर लिया। उसकी वजह ये थी कि अस्मा नवाब के बदलते बयानात और पुलिस के सामने उसके चेहरे पर नजर आने वाला खौफ, वो अपने बयानात इस तरह बदल रही थी जैसे कोई गिरगिट रंग बदलता है। कभी कहती कॉलेज गई हुई थी, इम्तिहानात चल रहे हैं, कभी कहती कि खाला के घर पे थी। पुलिस ने अस्मा नवाब के दिए गए बयानात पर इलाके के लोगों से मालूमात इकट्ठा करना शुरू की। पुलिस अस्मा नवाब की खाला के घर पहुंची। खाला ने बताया कि वो इस हफ्ते मेरे घर आई ही नहीं। फिर पुलिस ने अस्मा नवाब के कॉलेज का रुख किया। उसके बाद जो बात सामने आई, उस बुनियाद पर पुलिस ने फौरन उसे गिरफ्तार कर लिया।
कहानी आगे बढ़ाने से पहले अब यहाँ एक बात समझने वाली है। पाकिस्तान में तालीमी इदारों की सर्दियों की छुट्टियां अमूमन दिसंबर के आखिरी हफ्ते से जनवरी की इब्तिदाई दिनों तक होती हैं। खासतौर पर स्कूल्स और कॉलेजेस में इन दिनों क्लासेस नहीं होती और यही वो पॉइंट था जो अस्मा नवाब की गिरफ्तारी का बाइस बना, क्योंकि अस्मा नवाब ने पुलिस को अपने इब्तिदाई बयान में बताया था कि जिस वक्त माँ बाप का कत्ल हुआ वो घर पर नहीं कॉलेज में थी, जबकि दिसंबर के महीने में तालीमी इदारों की तो छुट्टियां होती हैं। और जब पुलिस ने कॉलेज इंतजामिया से तस्दीक की तो ये बात सामने आई कि उस वक्त ना तो कोई क्लास थी और ना ही कॉलेज में कोई इम्तिहानात हो रहे थे। अस्मा नवाब शायद बच जाती, लेकिन एक तरफ उसका इत्मीनान उसे ले डूबा तो दूसरी तरफ उसका बयान। यहाँ जरा ठहरिएगा, जब अस्मा नवाब की मौका वारदात पर घर में मौजूदगी साबित नहीं हुई और कॉलेज में मौजूद होने का भी कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया, तो सिर्फ शक की बुनियाद पर ही क्यों अस्मा पुलिस के रडार पर थी? कोई और भी तो ये कत्ल कर सकता था। और मौका वारदात पर लूट मार के शवाहिद भी ये बता रहे थे कि यहाँ डकैती हुई है। क्या पुलिस इस केस से जान छुड़ाना चाह रही थी और बली का बकरा बनाया जा रहा था अस्मा को? सुनते जाइए, अभी कहानी और एक नया मोड़ लेने वाली है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के जहन में अब भी एक सवाल पैदा हो रहा था कि अस्मा ने अपने ही माँ बाप और भाई को आखिर क्यों मारा और 3 लोगों का कत्ल आखिर एक औरत कैसे कर सकती थी? अस्मा नवाब ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और शख्स का नाम लिया, फरहान। जी हाँ, ये वही फरहान था जो अस्मा नवाब से शादी करना चाहता था। अब पुलिस ने एक और कदम उठाया और वो कदम था फरहान की गिरफ्तारी का। फरहान की गिरफ्तारी भी मामूली नहीं थी। यहाँ 2 लोगों की गिरफ्तारी भी होना अभी बाकी थी जो मौका वारदात पर मौजूद थे। पुलिस ने फरहान को हवालात में बंद करने के बाद अच्छी खातिरदारी की तो उसने बोलना शुरू किया और एक एक करके सारे राजों से पर्दा हटना शुरू हुआ और 2 नाम मजीद सामने आए। पहला वसीम जो फरहान का रिश्ते में भांजा था, दूसरा जावेद सदीकी जो फरहान का दोस्त था। अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये कहानी के सारे राज फाश होने वाले हैं। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक कत्ल वाली सुबह अस्मा मौका वारदात पर पहले से घर के अंदर मौजूद थी। तीनों मुल्जिमान ने अस्मा नवाब के घर के अफराद को काबू में करने के बाद लूट मार का अमल शुरू किया। दौरान तलाशी एक अलमारी का ताला ना खुल सका। याद है वो ताले की चाबी? अस्मा की मां ने जो चाबी मुल्जिमान को दी थी वो ताले में फिट ना हो सकी। वहां पर भी अस्मा नवाब ने मुल्जिम फरहान को बताया कि असल चाबी उसकी वालिदा ने अपने कपड़ों में छुपा कर रखी है। मुल्जिम फरहान ने पिस्टल का दबाव डाला। बाद में इंकिशाफ हुआ कि जो मुल्जिमान पिस्टल लाए थे वो नकली थी। पिस्टल देखते ही अस्मा की मां ने अपने लिबास में से चाबी निकालकर दी थी। रिकॉर्ड के मुताबिक चाबी अस्मा नवाब को दी गई, जिसने खुद अलमारी खोली और नकद रकम और सोने के जेवरात निकालकर फरहान के हवाले किए। यानी कि एक बेटी अपनी ही माँ बाप और बेबस भाई के सामने ये कार्रवाई अंजाम दे रही थी। सोचने में भी आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये रियल क्राइम स्टोरी है। मुल्जिम फरहान के बयान के मुताबिक जब तीनों मुल्जिमान वारदात मुकम्मल करके घर से निकलने लगे तो अस्मा नवाब ने कहा कि घर में सबको ये यकीन हो गया है कि इस वारदात में भी मैं तुम लोगों के साथ मिली हुई हूँ। अगर इन्हें जिंदा छोड़ दिया गया तो सब पकड़े जाएंगे। बेहतर ये है कि इस कहानी को यहीं खत्म कर दो और इन सब को मार डालो। फिर उन्होंने ऐसा ही किया। मुल्जिमान ने अपने कपड़ों के ऊपर घर की चादरें लपेट ली ताकि खून की छींटों से बच सके और फिर पहले अस्मा के बाप और फिर माँ और फिर भाई आसिफ को तेज धार आले से ज़िबा कर दिया। ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें तफ्तीश मुकम्मल समझी जा चुकी थी और चारों मुल्जिमान अस्मा नवाब, फरहान, जावेद और फरहान का भांजा वसीम अब कानून की हिरासत में थे। पुलिस के नजदीक केस हल हो चुका था। मुल्जिमान को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और वहां एतराफी बयानात भी रिकॉर्ड हुए। मुकदमा इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में ट्रायल के लिए भेजा गया और फिर जज के सामने बहसो मुबाहिसा के दौरान और भी खतरनाक इंकिशाफात होने लगे। ये वारदात दिखाई गई महज डकैती की कि कुछ लोग आए, उन्होंने डकैती की, जो सामान हाथ में आया वो उठा लिया गया। जाते जाते उन्होंने 3 लोगों को बेरहमी से मार दिया। लेकिन जब अदालत में एक एक करके राज खुलने लगे तो मालूम हुआ कि अस्मा ही थी अपनी फैमिली के कत्ल की मास्टरमाइंड, जिसने फरहान से शादी के इनकार पर माँ बाप और भाई को ही रास्ते से हटा दिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में अस्मा नवाब का केस 7 माह तक चला। 7वें महीने 1999 को अदालत ने फैसला सुनाया। अस्मा नवाब, उसका महबूब फरहान और उसका दोस्त जावेद, तीनों को सजाए मौत सुनाई जा चुकी थी, जबकि फरहान का भांजा वसीम ज्यादा देर जेल में नहीं रहा। अदालत ने उस बेरहमाना कत्ल, शहरियों को खौफ में मुब्तला करने के जुर्म में तीनों को फांसी की सजा सुना दी। लेकिन एक मिनट, आप क्या समझ रहे हैं कि कहानी खत्म हो गई?
नहीं। यहाँ कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। अदालत में अस्मा नवाब के दिफा के लिए एडवोकेट जावेद छतारी सामने आते हैं। पुलिस ने एक गवाह पेश किया था जिसका नाम अजहर था, और अजहर ने ये बयान दिया था कि उसने वारदात वाले दिन अस्मा नवाब और 2-3 अशखास जो थे कोर्ट में मौजूद थे उनको घर से बाहर निकलते हुए देखा था, और वो घबराहट की हालत में पीछे मुड़कर देख रहे थे। अस्मा के वकील अदालत में पेश हुए। गवाह से सवाल किया गया, जिस वक्त तुमने अस्मा नवाब को देखा उस वक्त वो बगैर निकाब की थी, जबकि अदालत में वो निकाब में बैठी है। तुमने अस्मा को पहचाना कैसे? हो सकता है कोई और खातून हो और तुम कह रहे हो अस्मा थी वहां। ये कैसे हो सकता है? यही वो लम्हा था जहां कहानी बिल्कुल पलट गई। अस्मा अब विक्टिम बन गई, यानी कि मजलूम बन गई। अदालत में आर्ग्यूमेंट किया गया कि अस्मा बेगुनाह है और उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस केस के कमजोर होने की एक वजह और थी। इन्वेस्टिगेशन से साबित हुआ कि अजहर नामी जो गवाह पुलिस ने अदालत में पेश किया वो असल में पुलिस कांस्टेबल था जो करंगी रिजर्व फोर्स में तैनात था। अदालत इस गवाह को स्टॉक विटनेस करार देकर गवाही रिजेक्ट कर देती है। स्टॉक विटनेस क्या है, पहले आप इसको समझ लें। स्टॉक विटनेस वो होता है जिसे पुलिस अदालत में बार बार पेश करती रहे। इसीलिए अदालत ऐसे गवाह को नाकाबिले एतमाद समझती है और उसकी गवाही को मुस्तरद कर देती है। कि ये शख्स जो था अजहर, ये पुलिस का एक कांस्टेबल था जो करंगी रिजर्व पुलिस के अंदर तैनात था, कि वो स्टॉक विटनेस करार पाया। हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट, हर मरहले पर कहानी में नए मोड़ आते रहे। अदालत में ये नुक्ता उठाया गया कि कत्ल में इस्तेमाल होने वाला हथियार घरेलू छुरी थी, तो इंसदादे दहशतगर्दी कानून के दायरे में नहीं आती। इसी वजह से केस दोबारा ट्रायल के लिए भेजा गया। जनवरी 2014 में सिंध हाई कोर्ट के 2 जज एक फैसले पर मुत्तफिक ना हो सके। एक ने मुल्जिमान को बरी करने और दूसरे ने सजाए मौत पर बरकरार रहने की राय दी। इस बराबर फैसले के बाद केस एक रेफरी जज के पास गया जिसने सजाए मौत को बरकरार रखा। दूसरी तरफ अस्मा नवाब के वकील भी हार मानने को तैयार नहीं थे। उसी साल यानी 2014 में आखिरी अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। बिलाखिर 3 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने नाकाफी और बयानात के टकराव और कमजोर एविडेंस की बुनियाद पर तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। 4 अप्रैल 2018 को अस्मा नवाब जेल से रिहा हुई, जिसने तकरीबन 20 साल और 94 दिन कैद में गुजारे। लेकिन ये केस अपने अंजाम को नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि अस्मा नवाब ने अपने माँ बाप और भाई को कत्ल नहीं किया था। तो फिर उसका असल कातिल कौन था? ये अब तक एक राज है।